नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली कैबिनेट रिशफल की, जो कभी भी हो सकता है, क्योंकि इसको लेकर सारी की सारी बैठकें पूरी हो चुकी हैं। BL संतोष के साथ बैठकें, JP नड्डा के साथ बैठकें, अमित शाह के साथ बैठकें, यानी प्रधानमंत्री ने सारे स्टेक होल्डर से बैठक कर ली है और साथ साथ गवर्नर्स का भी रिशफल कर दिया है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो थावरचंद गहलोत को उन्होंने ड्रॉप किया, उससे संकेत साफ है कि अब ये कैबिनेट रिशफल कभी भी होने वाला है, क्योंकि वो मंत्री थे, उनको राज्यपाल बनाया गया, यानी उनकी जगह सीनियर कोई और लीडर लाया जाएगा। तो इसकी 3 परतों पे हम आज चर्चा करेंगे। पहली परत कि वो क्यों कर रहे हैं, दूसरी कौन से नए चेहरे आ सकते हैं, और तीसरी इसकी ज़रूरत क्या है। तो मैं कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं लगता है कि एक सेकेंड लेयर ऑफ लीडरशिप दोबारा से तैयार करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने 2014 में सेकेंड लेयर ऑफ लीडरशिप को पहले साल में ही तैयार किया था। याद कीजिए, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये सब वाजपेयी जी के वक्त मंत्री थे। वेंकैया नायडू भी उस वक्त मंत्री बन गए थे। प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह को भी उस वक्त टॉप 5 में अकोमोडेट करके रखा था। मनोहर पर्रिकर को दिल्ली बुला लिया गया था। यानी भारी भरकम लोग थे प्रधानमंत्री के पास, क्योंकि उन सब लोगों के पास वाजपेयी जी के साथ काम करने का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस था। रविशंकर प्रसाद भी उसमें अकोमोडेटेड थे, जो आज भी मंत्री। लेकिन तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम लिया था। उन्होंने एक सेकेंड लेयर ऑफ लीडरशिप बनाई। अब वो सेकेंड लेयर ऑफ लीडरशिप क्या थी? वो थी किरण रिजिजू की, वो लीडरशिप थी आपकी निर्मला सीतारमण की, जो मिनिस्टर फॉर कॉमर्स थी वो पीयूष गोयल की थी, वो प्रकाश जावड़ेकर की थी, वो उन लोगों की थी जिनके पास मिनिस्टेरियल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे, और उन सब लोगों को जगह दी गई, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हो गए। आज ये सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। आप प्रकाश जावड़ेकर का पोर्टफोलियो देखिए, आप पीयूष गोयल का देखिए, आप मुख्तार अब्बास नकवी का देखिए, ये सारे आज सीनियर लीडर हैं। और उसके साथ साथ कुछ वो लोग भी नहीं हैं जो पहले बड़े थे, जैसे सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, अनंत कुमार, लालजी टंडन। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो वाजपेयी से जुड़े थे। वेंकैया नायडू, नजमा हेपतुल्ला। कहने का मतलब है ये जो टॉप लेयर ऑफ लीडरशिप थी 2014 की, धीरे 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 करके गवर्नर बना के रिटायर की गई, और मोदी ने नए लोगों को जगह दी। अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लगता है कि दोबारा से नए लोगों को जगह देना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी टॉप लीडरशिप हो चुकी है। पैंडेमिक को लेके बहुत सारे सवाल उठे सरकार के लिए, इसलिए फ्रेश ब्लड का इंजेक्शन। दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रीजनल इलेक्टोरल कंसिडरेशंस हैं, चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है। कुछ गठबंधन के लोग हैं जिनको अकोमोडेट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चार्ज लगता है भारतीय जनता पार्टी पे कि गठबंधन धर्म को नहीं निभाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही कि इन सब लोगों को कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए। तो इसलिए जब हम गठबंधन की बात करते हैं तो राजेंद्र सिंह लल्लन को फ़ोन गया है। हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, इसलिए पशुपति पारस को फ़ोन किया गया है, क्योंकि LJP में स्प्लिट हो गया है। RCP सिंह को फ़ोन किया है, यानी JDU और जो नई LJP बनी है वो अकोमोडेट हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पर हैं, तो अनुप्रिया पटेल को भी करना पड़ेगा। 2019 में उन्होंने बड़ी आर्म ट्विस्टिंग की थी भारतीय जनता पार्टी की। उनको लगता था BJP हार रही है, लेकिन BJP ने किया स्वीप और अनुप्रिया पटेल दोबारा से मंत्री नहीं बन पाई। अब चुनाव है तो BJP को लगता है कि सबको साथ लो, इसलिए हो सकता है कि अनुप्रिया पटेल का भी अकोमोडेशन हो। कई लोग पार्टियां छोड़ के भी आए थे, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई, और ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार से हैं, उनकी वापसी हो गई। उनके पिताजी ने जनसंघ छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की थी 1970 में, तब उनकी माँ जनसंघ में ही थी, और उसके बाद वो स्थापक बनी अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी के साथ भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन माधवराव सिंधिया का करियर कांग्रेस में रहा, लेकिन आज उनके बेटे अपनी बुआओं के साथ, यशोधरा और वसुंधरा के साथ, वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। यानी उनका भी मंत्री बनना तय है। उन्होंने महाकाल में पूजा की है, और यानी दिल्ली में होंगे अगले वो 48 घंटे में। उसके साथ साथ कुछ लोगों का पॉलिटिकल अकोमोडेशन है। पॉलिटिकल अकोमोडेशन कैसे? सर्बानंद सोनोवाल आपने मुख्यमंत्री बनाया, 5 साल रहा वो आदमी, मिनिस्टर था दिल्ली में, ट्राइबल फेस है। आपने वहाँ हेमंत बिस्व शर्मा को बनाया जो एक ब्राह्मण फेस है, लेकिन आपको सर्बानंद सोनोवाल को लाना है।
आपको नारायण राणे को लाना है, क्योंकि नारायण राणे एक मराठा फेस है। मटुआ कंट्रोवर्सी आपको याद होगी जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए थे। ठीक है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी हारी है, लेकिन शांतनु ठाकुर को भी फोन किया है, अकोमोडेट करेंगे उन्हें दिल्ली में। क्यों? क्योंकि उस कास्ट एंगल पे चुनाव लड़ा गया था पश्चिम बंगाल में, इसलिए ये फेरबदल हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लगता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, चेहरे को फेस लिफ्ट देना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं फ्रेश टैलेंट का इंजेक्ट होना ज़रूरी है, ज़्यादा एक्सपर्टीज़ लाना ज़रूरी है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो उसकी जिसे कहते हैं पहली दस्तक मिल चुकी है, गवर्नर्स की लिस्ट आ गई है जिसमें थावरचंद गहलोत को ड्रॉप किया जा चुका है। यानी अब केवल बात इतनी है कि कब बताया जाएगा राष्ट्रपति भवन को। उसके बाद कुर्सियां लगती हैं और पत्रकार कुर्सियां गिन के बता देते हैं कि 20 होंगे या 21 होंगे। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।